हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पवन मंगे, योर एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में ठीक है दो चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टू चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं इंडिया के अंदर, हम लोग वो सारे रिफॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, 1990 तक जब सब कुछ अच्छा चल रहा था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, देन व्हाई वाज इट नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। क्यों ऐसी नीड पड़ी, ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या पॉलिसीज थी, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, कि क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब की बात कर रहे हैं सर, 1991 में आए हैं ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, ये LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या जरूरत थी, तो व्हाट आर द रीजंस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो पहला रीजन क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 का जो IPR पास हुआ था, ठीक है, 1956 के IPR में पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ, ठीक है, क्रूशियल रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का परफॉर्मेंस नहीं रहा। कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बाकी जो मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी वहां पे गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा था सर। ठीक है, उनको रिवाइव करने में उनको बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, मैनेजमेंट उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से जरूरत पड़ी प्राइवेट करने की। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब वही है कि प्राइवेट कर दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। दूसरा है डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट कब आता है, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। ठीक है, कंट्री से क्या हो रहा है, अगर सामान इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है कंट्री के अंदर, अगर आप इंपोर्ट चीजें ज्यादा करोगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं, डाइल्यूट होते जाते हैं, फॉरेन रिजर्व्स ड्रेन होते हैं हमारे, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है, डेफिसिट। मतलब इंपोर्ट के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है और एक्सपोर्ट से पैसा कंट्री के अंदर कम आ रहा है। तो बोलोगे आप सर, अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने लगाई थी तो फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि इंपोर्ट हमारे ज्यादा थे एक्सपोर्ट से, बिकॉज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी में सिर्फ गवर्नमेंट ने फोकस किया इंपोर्ट्स को रोकने में, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने में कुछ भी काम गवर्नमेंट द्वारा इस पीरियड में नहीं किया गया। एंड फॉर दिस रीजन अभी भी हमारे यहाँ जो इंपोर्ट्स हो रहे थे 1991 में, दे वर फार मोर देन द एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट इज व्हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट था। बहुत दिक्कत वाली बात थी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया था इकोनॉमी के अंदर, चीजों के दाम बढ़ गए थे बिकॉज मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा था, चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, गुड्स उतने ज्यादा बन नहीं पा रहे थे, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाई, सप्लाई कम होने के कारण चीजों के प्राइसेस बढ़ने लग गए, इन्फ्लेशन आ गया था इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो इसी से आप इसको कंपेयर कर लो कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इंपोर्ट्स, ज्यादा इंपोर्ट करने के कारण हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बहुत कम हो चुके थे। लिखा हुआ है, ठीक है, बुक के अंदर भी कि इतने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे कि वो 2 वीक्स का भी इंपोर्ट सहन कर सके। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने ज्यादा लेवल तक गिर चुके थे कि 2 हफ्ते भी अगर और हम सामान इंपोर्ट करते तो वो खत्म हो जाते, उसके बाद इंपोर्ट करने के लिए पैसा, इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचते। एंड दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट हैड टू बोरो। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट लोन वगैरह देख रही थी कि कहीं से हमको पैसा लोन पे मिल जाए, चाहे कोई दूसरी कंट्री हेल्प कर दे, चाहे कोई इंटरनेशनल बॉडी हेल्प कर दे, बट नहीं। ठीक है, ये लोन मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इंडियन गवर्नमेंट को उस टाइम होने लगी। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। ठीक है, तो वही है, डेट्स बहुत, गवर्नमेंट की उधारियां बढ़ चुकी थी क्योंकि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे बहुत ज्यादा हो गए थे एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पैसा पानी की तरह बहाती जा रही थी, मैनेजमेंट वगैरह गवर्नमेंट का प्रॉपर नहीं था उस टाइम कंट्री के अंदर, एंड फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट बस बोरो करती जा रही थी पैसा, उसका रीपेमेंट का कोई भी, ठीक है, हिसाब किताब नहीं था। लास्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट जो चल रहा था गवर्नमेंट द्वारा कंट्री का, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस टाइम की करंट गवर्नमेंट का, दैट वाज एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट। ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते जा रहे थे अननेसेसरली, पब्लिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज उतने ज्यादा इकोनॉमी में नहीं हो रहे थे, टैक्स कलेक्शन वगैरह प्रॉपर नहीं हो रहा था। एंड फॉर दिस रीजन, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, ये सारे रीजंस के कारण इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 के अंदर। ठीक है, एक और मेजर रीजन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने का, क्राइसिस ऑफ 1991। ये जो क्राइसिस हुआ ना 1991 में, ये जो सारे हमने रीजंस पढ़े, तो ये सारी क्या हो रही थी, घटनाएं घट रही थी कुछ इकोनॉमी के अंदर विच वाज नॉट एट ऑल फेवरेबल फॉर द कंपनी। ये क्राइसिस के कारण इंडिया वाज फोर्स्ड फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो इंडियन गवर्नमेंट किसके दरवाजे पे गई सर लोन लेने के लिए? आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के पास गई लोन लेने के लिए। बट उन्होंने लोन तो दे दिया इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को लोन देने के लिए तो वो लोग राजी हो गए, बट उन्होंने एक शर्त रखी कि आप अपनी इकोनॉमी को क्या करो, ओपन इकोनॉमी बनाओ। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी अगर आपने, ठीक है, 1950 से 1990 वाले चैप्टर के सारे पार्ट्स, 3 पार्ट्स में अपलोडेड है चैप्टर, अगर वो ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी इंडिया में लगी थी, बाहर से गुड्स आने पर रोक थे। ठीक है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने टैरिफ्स एंड कोटास वगैरह लगाया था। उसके बाद पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को, ये सारी चीजें इकोनॉमी में चलती थी। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, इंडिया को $7 बिलियन का लोन दिया, बट दीज इंस्टीट्यूशंस एक्सपेक्टेड इंडिया टू, क्या एक्सपेक्ट किया इन्होंने इंडिया से, रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, जो लाइसेंसिंग का, ठीक है, अगर याद होगा हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक लाइसेंसिंग का प्रोविजन लगाया था कि प्राइवेट सेक्टर को अगर कुछ भी काम करना है इकोनॉमी के अंदर तो दे हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि आप ये लाइसेंसिंग वगैरह हटा दो, प्राइवेट सेक्टर को आप थोड़ा सा क्या करो, बैरियर्स रिमूव करो, उनको थोड़ा सा फ्री करो, ऑटोनॉमी दो प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो फ्रीली काम कर सके। दूसरा, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, गवर्नमेंट के रोल को कम करने के लिए उन्होंने बोला। तो ये लाइसेंसिंग जो हटाया है इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये लिबरलाइजेशन जो लिखा हुआ है ना, दिस इज रिमूवल ऑफ बैरियर्स। ठीक है, दूसरा, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रोल को कम करो मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कन्वर्ट करना प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, दिस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा, रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ये क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन, कि बाहर की कंट्रीज को आप अलाउ करो कि वो आपकी बाहर की कंपनीज को अलाउ करो कि आपकी कंट्री में एंटर हो, आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करे, प्रोडक्शन करे, सामान बेचे। बिफोर 1991 इंडियन गवर्नमेंट हैड रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं था इंडिया के अंदर आके बिजनेस करने का, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था। तो बेसिकली ये लोन तो मिला इंडिया को, बट ये सारी शर्तों के साथ मिला, एंड दैट्स हाउ द एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिगैन इन इंडिया। ठीक है, इस कारण, इन सब के कारण, ये सारे रीजंस के कारण इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, और उसके बाद इंडिया का क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ थर्ड फेज में। दिस वाज द थर्ड फेज। 1950 से 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किया, फिर 91 के बाद बेसिकली अपन बोल सकते हैं 91 के बाद इंडिया में वो सारी चीजें हुई जो 91 के पहले ना हुआ करती थी, एग्जैक्ट अपोजिट हो गया। 1950 से 1990 तक गवर्नमेंट ने जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे सारे रिमूव कर दिया आफ्टर 1991। अब एक एक करके हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, चलिए देखिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है ना, लिबरल करना चीजों को, लीनियंट करना। ठीक है, तो 1991 के पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ने एक लाइसेंसिंग की पॉलिसी लगा के रखी थी। अगर याद होगा इसके पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, ठीक है, अगर आपने चैप्टर 2 नहीं देखा है तो पहले चैप्टर 2 को कंप्लीट कीजिए, देन चैप्टर 3 समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजीली समझ आएगा चैप्टर 3 अगर चैप्टर 2 के लेक्चर्स आपने देख चुके हो और पढ़ चुके हो चैप्टर 2 पहले। ठीक है, तो पहले चैप्टर 2 पढ़िए, उसके बाद चैप्टर 3 से कंटिन्यू कीजिए बस। तो अब बात कर रहे हैं हम लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, लीनियंट होना। ठीक है, लिबरल करना चीजों को। तो जैसे कि हमारा डिस्कशन हो रहा था अभी कि 1991 के पहले गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगा के रखी थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर हुआ करता था उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था।
पिन से लेके प्लेन तक कुछ भी बनाना है ना इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, एक छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज कुछ भी बनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, तो गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया, लिबरल कर दिया उन चीजों को, ठीक है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, ये एक एग्जांपल है रिफॉर्म का जो लिबरलाइजेशन के अंदर आया। ऐसे लिबरलाइजेशन के अंदर न्यूमरस रिफॉर्म्स आए इन 1991। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मतलब है मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ट्रेड बैरियर्स ऑन प्राइवेट सेक्टर। जितने भी बैरियर्स, जितने भी हर्डल्स लगे हुए थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर मार्केट में एंट्री करने से लेके ट्रेड करने तक, ठीक है, वो सारे बैरियर्स को गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर। तो हम देख रहे हैं 5 टाइप के रिफॉर्म्स आए। देयर वर 5 टाइप ऑफ रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। द फर्स्ट रिफॉर्म बीइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए, ठीक है, लिबरलाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला रिफॉर्म आया रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो पहले क्या हुआ करता था, बिफोर 1991 एवरी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज नीडेड टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू एनी बिजनेस। हमने देखा था, ठीक है, लाइसेंस किस किस चीज के लिए जरूरी था, किसी भी बिजनेस में एंटर करने के लिए, किसी भी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और प्रोडक्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो कोई भी अगर एक्टिविटी आप करो तो यू हैड टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर 1991, बट 1991 में ये चीज को गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया। पहले रिड्यूस किया, सीमित किया 18 इंडस्ट्रीज तक, उसके बाद उसको और रिड्यूस करके आज की डेट में 5 इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके अलावा जरूरत नहीं। 5 इंडस्ट्रीज के नाम क्या क्या है, ठीक है, उसमें अगर आप टोबैको का बिजनेस कर रहे हो, लिकर का बिजनेस कर रहे हो, एटॉमिक, ठीक है, उसमें एरोनॉटिकल स्पेस से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे 5 इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आपको आज के डेट में लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपको लाइसेंस लेने की बिल्कुल भी अब गवर्नमेंट से जरूरत नहीं है। दूसरा, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। याद है आईपीआर 1956, ठीक है, आईपीआर 1956 के अंदर शेड्यूल ए में गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्रीज मेंशन की थी। कितनी इंडस्ट्रीज सर, 17 इंडस्ट्रीज मेंशन की थी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर सकता है, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर उन इंडस्ट्रीज में काम कर सकता है। गवर्नमेंट ने उस नंबर को भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो 17 से पहले रिड्यूस करके 8 इंडस्ट्रीज तक कंफाइन किया। आज की डेट में 3 इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जिसमें आपको आप पब्लिक सेक्टर सिर्फ काम कर सकता है, रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ऐसी 3 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आज की डेट में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता है, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। तो इसमें भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला कि गवर्नमेंट अब अलाउ कर रही है प्राइवेट सेक्टर को कि अब प्राइवेट सेक्टर हर टाइप का बिजनेस इकोनॉमी के अंदर कर सकता है। तीसरा, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। याद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसके प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन कर दिया था। कुछ लिस्ट बना दी थी प्रोडक्ट्स की जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती है इकोनॉमी के अंदर। उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया। मतलब अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हाथ छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बच्ची नहीं रही। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप जाओ कंपीट करो बड़ी इंडस्ट्रीज से, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो बिकेगा मार्केट में, अदरवाइज आप निकल जाओ मार्केट से, एलिमिनेट हो जाओ। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात हो गई सर इकोनॉमी के अंदर, क्लियर है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रोडक्ट रिजर्व थे वो डी रिजर्व, मतलब अब सबको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि आपस में कंपीट करो, जो बेटर है टिकेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। और यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की गवर्नमेंट ने लिमिट भी बढ़ा दी। 1 करोड़ रुपीज हमने लिमिट पढ़े थे कि 1950 में 5 लाख रुपीज की थी कि एसेट में इन्वेस्टमेंट अगर मैक्सिमम 5 लाख तक हो रहा है तो वो एसएसआई है। तो वो लिमिट बढ़ा के यहाँ पे कितनी हो गई, 1 करोड़। अगर एसेट में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज तक हो रहा है तो आप एसएसआई कहलाओगे, उससे ज्यादा हो रहा है तो आप एसएसआई नहीं कहलाओगे। लास्ट गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया इस पीरियड में, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स द क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज इन द इकोनॉमी, कि कोई भी बंदा अपनी मोनोपोली ना क्रिएट करे इकोनॉमी में और चीजों के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके, उससे अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये एक्ट का नाम बाद में चेंज करके कॉम्पिटिशन एक्ट रख दिया गया। इसको बाद में चेंज करके क्या बना दिया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में नाम चेंज करके कॉम्पिटिशन एक्ट बना दिया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने वेरियस रूल्स एंड स्कीम्स लिखे कि कौन कौन सी चीजें मोनोपोलीज कहलाएंगी, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है। तो बहुत सारा गवर्नमेंट ने इसको लिबरल करने के हिसाब से प्रोविजंस वगैरह बनाए। सो दीज वर द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये सारे रिफॉर्म्स आए आपके लिबरलाइजेशन के अंदर। अब नेक्स्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म।
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर बेटा सबसे पहला जो रिफॉर्म आया वो क्या था, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, किसी भी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम होता है ना, जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, जिसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एजेंसीज आती है, स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं, वो सब क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर होता है किसी भी कंट्री का। तो उसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहला रिफॉर्म लाया कि आरबीआई का रोल ही चेंज कर दिया। कैसे रोल चेंज कर दिया सर? पहले आरबीआई हुआ करता था रेगुलेटर। क्या हुआ करता था सर? रेगुलेटर, रेगुलेट करता था मार्केट को, मतलब आरबीआई की चलती थी। अब आरबीआई क्या बन गया? फैसिलिटेटर बन गया। तो बेसिकली एक डोमिनेंट पोजीशन हुआ करती थी पहले आरबीआई की, कि आरबीआई के पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता फाइनेंशियल सेक्टर में। अब गवर्नमेंट ने आरबीआई का रोल चेंज करके थोड़ा सा एक, ठीक है, अच्छा सा रोल बना दिया, फैसिलिटेटर बना दिया आरबीआई को, कि अब जब भी कमर्शियल बैंक्स को दिक्कत होती है देन दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द आरबीआई, ठीक है, फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। तो एक रोल चेंज हुआ आरबीआई का फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आने लग गए इस ड्यूरेशन में, 1991 के बाद इकोनॉमी के अंदर। 91 के पहले मेनली गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक्स हुआ करते थे इकोनॉमी के अंदर। 91 में प्राइवेट बैंक्स एंटर होने लगे। आईसीआईसीआई, एचएसबीसी फॉरेन बैंक था वो इंडिया में आया। तो इनके आने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया बैंकिंग सेक्टर में। अल्टीमेटली ये लोग कंपटीशन ऐसा फेस कर रहे थे कि इन्होंने अपने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने स्टार्ट किए, एंड अल्टीमेटली द कस्टमर्स वर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। कस्टमर्स को इस चीज का अच्छा बेनिफिट मिला कि बैंक्स के कंपटीशन में कस्टमर्स के लिए चीजें सस्ती हो गई, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होने लगे। तीसरा, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 74% तक गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, मतलब नाउ फॉरेनर्स कैन बिकम ओनर्स ऑफ इंडियन बैंक्स, ठीक है। तो बहुत सारे फॉरेन बैंक्स भी इंडिया के अंदर आने लगे। पहले ऐसा था कि फॉरेनर्स वर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट, ठीक है, एक लिमिट तक इन्वेस्टमेंट अलाउड था, उस लिमिट को बढ़ा के अप टू 74% कर दिया, मतलब फॉरेनर्स डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी इंडियन बैंक को। सो दिस वाज आल्सो अ बिग मूव, बिग स्टेप इन द फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट है ईज इन एक्सपांशन प्रोसेस। गवर्नमेंट ने जो एक्सपांशन की प्रोसेस थी ना बैंक्स की, कि अगर किसी बैंक को अपनी नई ब्रांचेस खोलना है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो पहले आरबीआई से बहुत सारी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई भी बैंक सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, क्राइटेरिया बना दिया, कोई भी कमर्शियल बैंक अगर एक सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, देन दे कैन इजीली एक्सपांड देयर ब्रांचेस, दे कैन इजीली डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। अब आरबीआई से अननेसेसरली हर छोटी छोटी चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स आए जिसने बैंकिंग सिस्टम को कंट्री का चेंज कर दिया, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम भी अब अच्छा खासा डेवलप्ड होने लगा कंट्री का बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म्स। अब टैक्स के अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स है। टैक्सेशन सिस्टम जो कंट्री का होता है, तो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसने पैसा कमाया उसी को टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो जिसने इनकम अर्न किया है उसी को गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द अदर हैंड किस पे लगते हैं सर? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। इसमें पैसे कोई और कमा रहा है और टैक्स कोई और पे कर रहा है, मतलब इसमें हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। तो जीएसटी वगैरह जैसे हम पे करते हैं, तो अल्टीमेटली पैसे किसके जेब से जाते हैं? कस्टमर की जेब से। कस्टमर बेयर कर रहा है उस बर्डन को, बट टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है? कस्टमर नहीं करता। जो मैन्युफैक्चरर है, जो डीलर्स है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो इसमें जो बर्डन है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस टैक्सेस आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब टैक्स के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स है? पहला हो गया रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 91 के पहले क्या हुआ करता था? गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस लगाती थी इनकम पे, जिसके कारण ना लोग टैक्स इवेड करते थे। इवेशन मतलब टैक्स की चोरी करते थे सब लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी ना। तो बहुत ज्यादा टैक्स पे करने से अच्छा लोग क्या सोचते थे कि यार इससे अच्छा अपनी इनकम ही डिस्क्लोज मत करो, तो ज्यादा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे लोग टैक्स का इवेशन करते थे, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी जितनी टैक्स से होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 91 में क्या कर दिया? 91 में सॉरी क्या कर दिया? रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कर दिया। अब गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट्स वगैरह कम कर दिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के अपनी इनकम को डिस्क्लोज करके टैक्सेस पे करें। दूसरा रिफॉर्म्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी काफी है। एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले तो जीएसटी का प्रपोजल पास हो गया था 91 में, ठीक है, बट इंप्लीमेंट बहुत लेट हुआ 2017 में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, बट कोशिश उस टाइम से जारी थी।
तो फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे, उस टाइम सर्विस टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है ताकि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन सके और पूरे इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज का एक यूनिफॉर्म प्राइस चल सके। तीसरा, सिंप्लीफिकेशन कर दिया गवर्नमेंट ने प्रोसेस। अब पहले क्या हुआ करता था, ऑनलाइन वगैरह तो इतना था नहीं कि घर बैठे बैठे अपन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं अपनी। तो पहले लोग अगर जब जाते थे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में टैक्सेस पे करने के लिए, देन द प्रोसेस वाज वेरी हेक्टिक, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस हुआ करती थी। तो लोग वैसे उसके, ठीक है, इस मारे नहीं जाते थे कि यार वहां पे कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा अगर हम टैक्स पे करने जाएंगे, वो कौन जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फालतू टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ला दिया, सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस को कि अब अगर आप जाओगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो तुरंत 5 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा, आप टैक्स पे करके बाहर निकल सकते हो। तो वो सिंप्लीफिकेशन करने की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों ने फिर टैक्स पे करना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट के रिवेन्यूज टैक्स से क्या होने लगे, बूस्ट होने लगे। तो टैक्स सेक्टर के अंदर, टैक्सेशन के अंदर ये 3 टाइप के रिफॉर्म्स आए अंडर लिबरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन किया रुपये का। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आया फॉरेन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड, वो था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब इंटेंशनली रुपी की वैल्यू को गिराना। इंटरनेशनल मार्केट में इंटेंशनली गवर्नमेंट जब खुद रुपी की वैल्यू को गिराती है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। सर क्यों ऐसा हुआ, क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा कि हमारे खुद के रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिरा दिया? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। एग्जांपल समझिए, उस टाइम क्या हुआ करता था, अभी हमने पढ़े रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, डेफिसिट था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था। तो गवर्नमेंट को उल्टा करना था, एक्सपोर्ट ज्यादा करवाना था हमारा और इंपोर्ट क्या करना था, कम करना था। तो गवर्नमेंट ने, ठीक है, बहुत चालाकी से ये स्टेप लिया, डिवैल्यूएशन किया रुपये का। तो इसमें सपोज उस टाइम रुपये की वैल्यू 50 चल रही होगी तो गवर्नमेंट ने इसको गिरा के कितना कर दिया, 60 कर दिया। अब गवर्नमेंट ने अगर रुपये की वैल्यू को गिरा के, ठीक है, 60 रुपीस कर दिया, तो बताओ अगर कोई यूएस से इंडिया के गुड्स खरीद रहा है, पहले वो $1 पे करता था इंडिया को, $1 पे करता था, तो उसको कितने रुपए का सामान मिलता था इंडिया से, 50 रुपीस का। अभी भी उसको कितना डॉलर पे करना है अपने पास से, $1 ही पे करना है। अब उसको कितने का गुड्स मिल जाएंगे इंडिया से, 60 रुपीस के। तो यूएस के बंदे के लिए क्या हो गई, ये फायदे वाली बात हो गई। बताओ उसके लिए अब इंपोर्ट करना सस्ता हो गया। अगर वो इंडिया से सामान खरीदता है यूएस वाला, तो उसके लिए क्या हो गया, परचेस करना सस्ता हो गया। अब उसके लिए अगर परचेस सस्ता हो गया, प्राइसेस कम हो गए क्योंकि उसके लिए चीज हो गई, तो वो डिमांड को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई द यूएस सिटीजन और एनी अदर सिटीजन फॉर एनी रीजन, ठीक है, दे विल डिमांड मोर गुड्स फ्रॉम इंडिया, बिकॉज अब उन लोगों के लिए इंडिया एक सस्ता मार्केट हो गया क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर गई। दूसरी चीज, इंडिया में अगर कोई बंदा बैठा है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, पहले आप यूएस से अगर $1 की चीज आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी तो यू विल हैव टू पे, ठीक है, यू वुड बी पेइंग ₹50। अगर $1 की चीज आप, ठीक है, यूएस से लेते थे तो पहले आपको कितने रुपए देने पड़ते, 50 रुपीज। नाउ फॉर सेम थिंग, ठीक है, सेम चीज $1 की अब आपको कितने रुपए में मिलेगी, 60 रुपीज में। तो आपके लिए इंपोर्ट करना क्या हो गया, महंगा हो गया। क्लियर है? तो अब आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे क्या, अब आप ज्यादा इंपोर्ट नहीं करोगे। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, एक तीर से दो निशान है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी करने की वजह से इंडिया का इंपोर्ट, ठीक है, इंडिया में जो इंपोर्ट कर रहे थे लोग वो कम हो गया और एक्सपोर्ट इंडिया से ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर रिफॉर्म, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। तो गवर्नमेंट ने ये एक ही बार डिवैल्यूएशन किया रुपये का 1991 में, उसके बाद मार्केट डिटर्मिनेशन पे छोड़ दिया कि अब बस हमने एक बार डिसाइड कर दिया कि सपोज 60 रुपीज इज इक्वल टू $1। नाउ द मार्केट विल डिसाइड, नाउ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द मार्केट विल डिसाइड कि अब क्या रेट चलेगा। तो आज की डेट में जो 80, ठीक है, 80+ चल रहा है अभी रुपये और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है, तो वो अभी कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, वो मार्केट डिसाइड करता है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो रेट्स क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। सो दीज वर द मेजर रिफॉर्म्स इन फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेडिंग, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने बनाए। पहला, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। याद है सेकंड चैप्टर के हमने कोटा पढ़ा था, ठीक है, टैरिफ्स एंड कोटास। तो कोटा गवर्नमेंट ने हटा दिया। कोटा क्या था कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट, एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था कि आप एक लिमिट तक सामान इंपोर्ट कर सकते हो किसी फॉरेन कंट्री से। नाउ द गवर्नमेंट रिमूव्ड दैट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। नाउ यू आर फ्री टू इंपोर्ट एज मच क्वांटिटी एज यू वांट।
दूसरा रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, बोला जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो, बिकॉज गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट प्रमोट करना था ना कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स इंडिया के बाहर जाए ताकि फॉरेन रिजर्व ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर आए। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट रिमूव्ड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। आज की डेट में भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट को कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटीज को गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है कंसिडरेबल अमाउंट तक कि अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हो तो भी आपको अब ज्यादा टैक्स नहीं पे करना है। लग्जरी आइटम्स में ऑफ कोर्स ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, बट नेसेसरी आइटम्स में अब इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो चुकी है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंस जो लेना पड़ता था आपको, अगर आपको गुड्स इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, बिजनेस करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को भी क्या कर दिया, लिबरल कर दिया, रिलैक्स कर दिया। नाउ यू कैन इजीली गेट लाइसेंस इफ यू वांट टू, ठीक है, इन्वॉल्व इन फॉरेन trade. So these were the investment and trade policy reforms initiated under liberalization. So this was all about liberalization, ठीक है। liberalization का टॉपिक हमारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हुआ, कवर हुआ है। आई होप सारी बातें आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सारे रिफॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं बेटा तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।